दोस्तों लाइब्रेरी में हाजिर हूँ आयन हर्षी अली की हेरेटिक लेकर। बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मौजू है, किताब भी बड़ी कंट्रोवर्शियल थी अपने वक्त की। मेरा ख़्याल है कि हमें थोड़ा सा वैसे भी मोहतात होना चाहिए, क्योंकि बाज़ मौज़ूआत वाकई ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें ख़ास तौर पर एहतराम की और इज़्ज़त की ज़रूरत भी है और होनी भी चाहिए। वजह उसकी ये है कि ये वो मूवमेंट्स हैं, ये वो जो पूरी की पूरी एक फ़िक्र है 1500 साल पहले या 2000 साल पहले या 2500 साल पहले डेवलप हुई और उसने ह्यूमन सिविलाइजेशन पर बड़े गहरे असरात मुरतब किए, पूरी पूरी डायनेमिक्स ही चेंज कर दी। तो मेरा ख़्याल है कि हमें 21st सेंचुरी में रहते हुए उस प्रिविलेज का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन मूवमेंट्स को देखना चाहिए और तनक़ीद बराए तनक़ीद नहीं करना चाहिए कि साहब बाज़ लोग जो हैं वो आयतों का मजाक बनाते हैं या पैगम्बरों के बारे में। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इल्मी अंदाज़ है सोचने का। हमें तहज़ीब याफ्ता और एक इल्मी अंदाज़ को मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। अब आ जाइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इस्लाम के हवाले से कि इस्लाम में क्या रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये किताब जो हेरेटिक है वो इसी बेसिक थीम के ऊपर है। ये 2015 में छपी थी आयन हर्षी अली की। आयन हर्षी अली जो है वो ये कहती हैं इस किताब के अंदर कि कुरान में और इस्लामिक फ़ंडामेंटल स्क्रिप्चर जितने भी हैं उसमें कई ऐसी एविडेंसेस मौजूद हैं जो ये शो करती हैं कि असल में इस्लाम जो है कोई पीसफुल रिलीजन नहीं है। ये कहती है कि ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन सोसाइटी में वायलेंस को कुरान की आयतें या फिर इस्लामिक जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वो प्रोवोक करते हैं। तो ये किताब इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किताब उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो रिलीजियस हिस्टोरियन है, जिनकी ख़ास नज़र है। ये किताब उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो इस्लाम के स्कॉलर्स हैं। ये किताब उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो रिलीजियस जो टेररिज्म है उसके रीज़न्स को जानने की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात आयन हर्षी अली पे कर लेते हैं। आयन हर्षी अली जो है वो सोमाली बॉर्न डच अमेरिकन राइटर हैं। 1969 में पैदा हुई, इस वक्त 54 ईयर्स की हैं, अमेरिका में रहती हैं, फॉर्मर पॉलिटिशियन हैं और इनकी ख़ास बात यह कि ये क्रिटिक ऑफ इस्लाम इनका ख़ास मौजू रहा। ख़ास तौर पर इस्लाम में औरतों के राइट्स के साथ जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके ऊपर उनकी ख़ास नज़र थी। ख़ुसूसन ऑनर किलिंग, चाइल्ड मैरिज, फॉर्मल जो जेनिटल म्यूटिलेशन है, उस सारे जो मौज़ूआत हैं उस पर उन्होंने ख़ास तौर पर लिखा। क्योंकि जब ये ख़ुद बच्ची थी, छोटी थी, तो 54 ईयर्स की इनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने जेनिटल म्यूटिलेशन की करा दी थी। और इस बात के ऊपर इनके फादर जो हैं वो नाराज़ भी हुए थे, लेकिन इनके फादर ख़ुद जेल में थे। हालांकि वो कोई स्कॉलर थे, राइटर थे और इंटेलेक्चुअल थे, मगर उस ज़माने में सोमालिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और वो खासे मजहबी आदमी भी थे, लेकिन वो जेनिटल म्यूटिलेशन के ख़िलाफ़ थे। बहरहाल वो जेल में थे और इस दौरान इनकी म्यूटिलेशन हुई थी। ये बात इनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक थी। ये फैमिली कई अदवार से गुजरी। ख़ुद ये खातून जो है अफ्रीका की कई जगहों पे यानी सोमालिया में रहीं, पैदा हुई थी, फिर वहाँ से कीनिया आई, फिर वहाँ से ये मिडल ईस्ट आई, सऊदी अरेबिया में रहीं, फिर वहाँ से होते हुए किसी तरह से नीदरलैंड पहुँची। तो उस वक्त तक इनकी उम्र 23 साल हो चुकी थी और वहाँ पर इनको पॉलिटिकल असाइलम मिल गया और यूँ ये वहाँ रहने लगी। 8, 9, 10 साल के बाद लगभग जब ये 34 ईयर्स की हुई तो ये वहाँ की पॉलिटिक्स में शामिल हुई और जो स्टेट जर्नल ऑफ नीदरलैंड थी उसका जो लोअर हाउस था उसमें इलेक्ट हुई और पार्लियामेंट में शामिल हो गई। अच्छा, जब ये पार्लियामेंट में शामिल हो गई तो इस दौरान भी ये वुमेन की ज़ाहिर बात है कि जो इस्लाम में एक सिचुएशन है उसको क्रिटिसाइज़ करती रहीं और इसी दौरान एक फ़िल्म बनी जो थियो वैन गॉग ने बनाई थी। थियो वैन गॉग जो है वो उनका ताल्लुक़ थियोडोर से, अगर आप ख़ास तौर पर देखना चाहें कि कौन थे तो आपको विंसेंट थियोगो देखना पड़ेगा, जो बहुत ही बड़ा वेस्टर्न आर्टिस्ट है और राइटर है और जो बहुत रिमार्केबल जिन्होंने काम किया है। तो विंसेंट वैन गॉग जो है वो असल में इनके ग्रैंडफादर थे जिन्होंने फ़िल्म बनाई थी। इनका नाम थियो वैन गॉग जो है ये साहब जो थे इन्होंने मूवी बनाई थी, शॉर्ट मूवी थी सबमिशन के नाम से, और इसकी कहानी इन्होंने ही लिखी थी अपने इसी खातून ने, आयन हर्षी अली ने। और जब ये फ़िल्म बन गई तो उसके बाद एक साहब जिनका नाम मोहम्मद बोहरी था उन्होंने थियो वैन गॉग को, जब वो साइकिल कर रहे थे मॉर्निंग में, तो उनका मर्डर किया। पहले 8 गोलियां मारी, फिर जो वो भागने लगे और जान बचाने लगे गोलियां खाने के बाद भी, तो एक जगह जब वो गिरे तो वहाँ जाकर उनके सीने पे 2-4 गोलियां और मारी। उसके बाद बल्कि एक छुरा पूरा सीने में घोंप दिया अप टू द स्पाइनल कॉर्ड और उसके ऊपर बाज़ाब्ता एक मैसेज लिखा कि, और हर्षी अली को भी जो है थ्रेटन किया, राइटर को भी, कि तुम्हारी ज़िंदगी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा और तुमने जो किया वो गलत किया और ये जो है ब्लास्फेमी है, जिस तरह की तुमने मूवी बनाई और जिसके अंदर तुमने औरतों के ऊपर जो तो इस तरह से उन्होंने जो है इसको कहा कि
अच्छा, उन साहब का ताल्लुक जो है ना, मोहम्मद बोरी जो इस वक्त जेल में है लाइफ लॉन्ग, वो तकफीर फॉर हिजरा से मुतासिर थे, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक मूवमेंट थी। एनीवे, यहाँ से ये निकल गई। फिर ज़ाहिरी बात है इनके कुछ और भी मसाइल थे, ये खासी कंट्रोवर्शियल हो चुकी थी और इनके अपने भी मसले चल रहे थे सेनेट के अंदर और प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बहुत ही आउटस्पोकन क्रिटिकल इस्लामिक हो चुकी थी, तो डच पॉलिटिक्स में खासी कंट्रोवर्शियल हो चुकी थी। तो इन्होंने फिर नीदरलैंड छोड़ दिया और वहाँ से निकल कर ये अमेरिका आ गई। 2005 में अमेरिका जब ये आई तो टाइम मैगजीन में 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स के अंदर इनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो पीपल्स हैं उनमें। इस दौरान इनकी कई एक किताबें आई। एक तो ये तो थी अपने हेरेटिक जो 2015 में आई, लेकिन इससे कबल 2007 में इनकी किताब इनफिडल आई थी। और उसके बाद एक किताब इनकी फ्रॉम इस्लाम टू अमेरिका, यानी एक पर्सनल जर्नी है उनकी, जो बायोग्राफिक किताब है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हाउ समवन कम फ्रॉम इस्लाम टू अमेरिका थ्रू द क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन। तो ये सारी बातें हैं। और अब वो 2021 से अब भी शायद लिनहर्ड नामी एक मैगज़ीन है, ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, उसमें कॉलम लिखती हैं और ये अमेरिका में रहती हैं। इनके बारे में जर्नल मुसलमानों का या खुसूसन मुस्लिम स्कॉलर और राइटर्स का ख्याल है कि ये एक एक्चुअली रिफ्लेक्शन है न्यू ओरिएंटलिज्म की या इस्लामोफोबिया की। ओरिएंटलिज्म से आप समझ गए होंगे, अपने ओरिएंटलिज्म से मुराद यही है कि किस तरह से ईस्टर्न जो तहज़ीब है उसको डी शेप करके वेस्टर्न दुनिया देखती है, तो ये एक पूरा का पूरा एक सिलसिला जिस पर कभी हम बात करते हैं। तो ये बातें हैं इसके हवाले से। अब हम यूँ करते हैं कि अगले हिस्से में आते हैं और इस किताब के जो ख़ास पहलू हैं, ख़ास जो मौज़ूआत हैं हेरेटिक की, उससे बात कर लेते हैं कि आयन हर्शी अली कहना क्या चाह रही है, किस तरह से इस्लाम में रिफॉर्मेशन मुमकिन है। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों। अब ज़रा हेरेटिक पे बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाल लिए थे, एक एक करके उस पर देख लेते हैं कि इस किताब में वो कहना क्या चाह रही हैं। पहला अहम पॉइंट ये है, इस्लाम इज़ नॉट अ पीसफुल रिलीजन एंड इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप एंड इस्लामिक स्टेट्स कमिट वायलेंस इन इट्स नेम। अब यहाँ ये कहना चाहती हैं कि अगर हम इस्लाम को समझना चाहते हैं कि जो इस्लाम के नाम पर क्राइम हुए हैं वो असल में इस्लाम की फंडामेंटलिस्ट टेक्स्ट की वजह से है। वो कहते हैं कि हमें इस्लाम की जो से मुताल्लिक़ जो इल्हामी किताब कुरान शरीफ है या उसके मुताल्लिक़ जो स्क्रिप्चर्स को गौर से देखना पड़ेगा तो हमें अंदाज़ा होगा कि असल में मटीरियल वहाँ मौजूद है। ये कहते हैं कि ठीक है कि बहुत सारे लोग मुसलमान जितने भी हैं वो बड़े पीसफुल लोग हैं, मगर ये जो इस्लाम का जो होली टेक्स्ट है इसमें कई मकामात पर वायलेंस की क्लियर कट तरगीब मौजूद है। वो कहते हैं जब कभी भी फैमिली ऑनर का वक्त आता है, जब कभी भी एडल्ट्री आती है, जब कभी भी तो ब्लास्फेमी का मसला आता है, तो ये खुल्लम खुल्ला तरगीब देता है। और कुरान में कई जगह पर वायलेंस को थ्रेट करने का मतलब हुक्म भी मिलता है। उसके बाद फिर वो अगले हिस्से में आती हैं किताब। इस हिस्से में तो वे बताती हैं कि चार्ली हेब्डो वाले वाक़े की तरफ चले जाती हैं जो जनवरी 7, 2015 में हुआ था और जिसमें 12 लोग मरे थे और 11 लोग लगभग ज़ख्मी हुए थे। तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि जब ख्वैशी ब्रदर्स जो इन्वॉल्व थे उस मर्डर के अंदर, जब वो एक औरत के पास पहुँचे उसी ऑफिस के अंदर उस सुबह 11:30 बजे जब ये वाक़ा हो रहा था, तो उन्होंने उस औरत को मारा नहीं था और कहा था कि हम तुम्हें छोड़ देते हैं, मगर तुम जो कर रही हो वो गलत है, बेहतर है कि तुम जो हो कुरान पढ़ो और समझो कि कि कुरान कैसा इस्लाम कैसा मज़हब है। इसी तरह फिर आगे जाती हैं और फिर कहती हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट्स हैं जैसे कि अलकायदा है या इस्लामिक स्टेट है या बोको हराम है, ये सब जो है ये जब कभी भी वायलेंस फैलाते हैं तो कुरान का हवाला देते हैं। और फिर ये कहती हैं कि आगे जाकर कि ये सिर्फ मामला जो है मूवमेंट्स की हद तक नहीं है, जो टेररिस्ट मूवमेंट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हद तक नहीं है, बल्कि कई एक ऐसे ममालिक भी हैं जो इसी बिलीफ सिस्टम के टेक्स्ट को फॉलो करते हैं और यूं जो है वो सोसाइटी के अंदर वायलेंस को की तरगीब देते हैं। वो कहती हैं कि पाकिस्तान है, अब कई ममालिक के नाम लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर इस्लाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनक़ीद की जाए तो ब्लास्फेमी समझी जाती है बात और पनिशमेंट बाय डेथ बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। इसी तरह सऊदी अरब में भी कहते हैं कि इस्लामिक रॉयल फैमिली ने जो है वो बीहेडिंग करने की इजाज़त दी है इस मौजू के ऊपर। इसी तरह वो कहते हैं कि 2014 में तो एक वक्त था कि रोज़ाना बीहेडिंग हो रही थी इन वाक़यात की वजह से। ईरान में भी कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बाज़ाब्ता स्टोन पनिशमेंट है
अलाउ है और हत्ता कि गवर्नमेंट की तरफ से हैंगिंग भी अलाउ है। तो इस तरह से कहती हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्टेट्स हैं वो असल में वायलेंस को सपोर्ट करती है। तो ऐसी सूरत में हमें समझना चाहिए इस बात को, और इस सूरत में हमको मुस्लिम कम्युनिटी की अकाउंटेबिलिटी को जस्टिफाई करना ही पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि वो इस तरह सोच रहे हैं। दूसरा अहम पॉइंट उन्होंने आगे लिखा है कि देयर आर मतलब मैंने निकाल लिया, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ मुस्लिम। वो कहते हैं कि जब हम इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं तो हमें 3 तरह के मुसलमान नज़र आते हैं, और ये 3 तरह के मुसलमान जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है जो उसके हवाले से उन्होंने बात की है। वो कह रही हैं कि बुनियादी तौर पर तो जितने भी मुसलमान होते हैं वो मुसलमान हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उनके ऊपर एंजल जिब्राइल के आने के हवाले से या फिर पैगंबर होने के हवाले से या अहादीस के हवाले से एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर यकीन रखते हैं सारे मुसलमान। मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बात आती है तो उनकी ज़िंदगी के 2 हिस्से नज़र आते हैं। मक्का की ज़िंदगी के अंदर हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक जीसस की तरह की है, यानी वो डोर टू डोर अपना मैसेज पहुँचा रहे हैं और बहुत ही उसमें किसी किस्म का कुछ बहुत ही पीसफुल मामलात हैं। अलबत्ता उनके ऊपर जुल्म व सितम हो रहे हैं तो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, और लेकिन उसके बदले में कुछ। लेकिन फिर वो जब मदीना आ जाते हैं तो फिर यहाँ से बाज़ाब्ता जंग शुरू होती है, और फिर एक ऑप्शन नज़र आता है कि या तो जंग के लिए राज़ी हो जाओ और नहीं तो फिर जहाद के लिए राज़ी हो जाओ। तो उनका ख़्याल है कि इस तरह से 2 ग्रुप तो हमें नज़र आते हैं। एक वो ग्रुप है जो उनकी मदनी ज़िंदगी से यानी मदीना की ज़िंदगी से मरूब है, वो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स हैं और वो उनके उसी बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं। वो उस शरिया लॉ को ये कहती है फॉलो करते हैं जो 7वीं सेंचुरी में उस ज़िंदगी की वजह से या उनके उस सारे जो लाइफ का हिस्सा उसकी वजह से क्रिएट हुआ, उससे मुतासिर होकर और वो इन्फ्लुएंस होकर शामिल हुआ शरिया लॉस के अंदर। और यूँ ये ग्रुप जो है उस सारे चीज़ों को लेकर इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि यही फेथ है जो दुनिया में सबसे सच्चा फेथ है, इसी को इम्पोज किया जाएगा और दूसरे रिलीजन या दूसरे जो नॉन रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ है उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाएगा। यानी दूसरी सूरत में जहाद का हुक्म है और जो इस्लाम कबूल नहीं करेगा उसको या फिर जो किसी मज़हब को नहीं मानेगा उसको डेथ सेंटेंस मिलेगी। अच्छा, जो दूसरा ग्रुप है वो एक तो ये ग्रुप हो गया जो मदनी ज़िंदगी। दूसरा जो मक्का को सपोर्ट करता है, ये ज़्यादा तादाद में है, ये ज़्यादातर वो मुस्लिम हैं जो नबी करीम की ज़िंदगी को फॉलो करते हैं और वो बहुत पीसफुल लोग हैं, वो नॉन वायलेंट हैं। मगर प्रॉब्लम जब होती है जब ये लोग भी जो कि नॉन वायलेंट हैं, जो बड़ी तादाद में, जब ये ऐसे ममालिक में आते हैं जो वेस्टर्न ममालिक हैं, दूसरे ममालिक में आते हैं, तो वहाँ पर ये वेस्टर्न सोसाइटी में विड्रॉ कर जाते हैं और वो अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स होते हैं, वो एक आउटसाइड जो इन्फ्लुएंसेस है उससे शील्ड करने की कोशिश करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और उसके नतीजे में क्या होता है कि चांसेस पैदा होते हैं कि वो मदनी जो फ़िक्र है उसकी तरफ डाइवर्ट कर जाएँ, और ऐसे बच्चों में चांसेस होते हैं या ऐसी फैमिलीज़ में चांसेस होते हैं कि वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से एक्सट्रीम रुख की तरफ चले जाएं। तो ये एक अहम बात है। वो कहती हैं कि इसके चांसेस बढ़ जाते हैं जब कभी भी वो इस नई सोसाइटी में आते हैं। तो आगे कहती हैं कि एक तीसरा ग्रुप भी है जो मुसलमानों का नज़र आता है, वो मॉडिफाइंग मुस्लिम्स हैं। ये तीसरा ग्रुप है, ये वो है जो क्रिटिकली अंदाज में सोचते हैं। तो उसके नतीजे में 2 नताइज पैदा होते हैं। या तो उनमें से बहुत से लोग बिल्कुल ही मज़हब को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको जब वो क्रिटिकली सोचते हैं तो उनको बहुत सारे लूप होल्स नज़र आते हैं, तो वो रिलीजन को ही छोड़ देते हैं। और नहीं तो कुछ ऐसे नज़र आते हैं जो रिफॉर्मेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो मुसलमान रहें मगर रिफॉर्म करें इस्लाम को और उसमें से नतीजे से एक बेहतर शक्ल निकालें। तो ये आगे कहती हैं कि वेस्ट को भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि एक जदीद शक्ल पैदा हो। तीसरा अहम पॉइंट जो है वो ये है जो लिखती है किताब में, मुस्लिम रिफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन अबेंडमेंट ऑफ 5 रिलीजियस टेंट एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर ये कहते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें जिसकी इंटरप्रिटेशन की जाए, यानी वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे कौन से 5 टेंट्स हैं, ऐसे कौन से 5 इश्यूज़ हैं जिनकी दस्तबरदारी या जिसकी अबेंडमेंट ज़रूरी है, उसके बाद ही कहीं रिफॉर्मेशन नज़र आएगी। तो अब कौन कौन से पॉइंट्स उन्होंने निकाले। पहली बात ये कहती हैं कि मोहम्मद सल्लम जो हैं जो उनकी जो एक लिटरिस्टिक इंटरप्रिटेशन है कुरान के अंदर, उसको रिकन्सिडर किया जाए। जो इल्हामी उनकी बहुत बड़ी शक्ल है उसको थोड़ा सा लिटरलिस्टिक जो पोजीशन है ना उनकी, उसको थोड़ा सा दोबारा से गौर किया जाए कि क्या ऐसा हुआ है ये। नंबर 1। नंबर 2 वो कहते हैं कि डेथ
जो लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको रिकंसीडर किया जाए। ना जैसे कि ये जो मसला है कि साहब लाइफ बिफोर डेथ के बजाय लाइफ आफ्टर डेथ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इसको गौर किया जाए। तीसरी बात कहते हैं प्रोमोशन ऑफ शरिया। जो शरिया का जो मसला हुआ है, यानी जो भी इस्लामिक लैंड्स हैं वहाँ पे जो जनरल गवर्निंग सिस्टम है वहाँ पे शरिया जो है उसकी प्रोमोशन हुई है, इसको एक बार और कंसीडर किया जाए कि आखिर इतना शरिया के कंसिडरेशन के हवाले से। चौथी बात यह है कि ना सिर्फ स्टेट शरिया की प्रमोशन करती है उसके पर गौर किया जाए, बल्कि एक इंडिविजुअल भी या एक फ़र्द जो है उसको इतनी एम्पावरमेंट दी गई है कि वो इस्लामिक लॉस को अकेला खुद ही जो है या सोसाइटी के अंदर जो है ना वो प्रैक्टिस करता है। इसको ज़रा कंसीडर किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आखिरी बात ये कि जो अथॉरिटी है जहाद के सिलसिले में या होली वॉर के सिलसिले में, उसको जो है सोचा जाए कि क्या ये अथॉरिटी उनके पास ऐसे जहाद के लिए हर वक्त रहनी चाहिए। तो ये 4-5 मोटी बातें वो कहते हैं कि इसको जो है ये हेरिटरी एक हार्मफुल एटीट्यूड डेवलप किया है, ये आपस में सब इंटर रिलेटेड हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। फिर आगे जाकर उन्होंने एक साहब हैं तौफीक हामिद, उनका जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अलकायदा से मुताल्लिक़ थे, बाद में रिफॉर्मर हो गए। वो ख़ुद कहते हैं कि वर्स 929 के अंदर ख़ास लिखा हुआ है कि जो लोग ईमान नहीं रखते उनको मार देना जस्टिफाई करती है, कि आयत के अंदर लिखा हुआ है कि उनको जस्टिफाई किया जाता है कि उनको मारा जा सकता है। तो इस तरह की जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं वो कह रही हैं, जो कि मदनी ज़िंदगी से मुतासिर हैं या मदनी आयतें हैं या वो ज़्यादा मिलिट्री वाइज हैं, उसको थोड़ा सा पुश बैक किया जाए और जो मक्की जो इस्लाम है उसको ज़्यादा जिक्र किया जाए। तो वो उनका कहने का मतलब है कि रिफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ें जो जहाद से मुताल्लिक़ हैं, जो वार से मुताल्लिक़ हैं, जो ये सब ज़बरदस्ती और उनको ज़रा। अगला पॉइंट है मुस्लिम रिफॉर्मेशन हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय द इनएबिलिटी टू क्रिटिसाइज इस्लाम एंड द इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। अब यहाँ ये कह रही हैं कि असल में प्रॉब्लम क्या हुआ कि रिलीजन इस्लाम और स्टेट जो है वो आपस में इंटर कनेक्टेड है। और प्रॉब्लम एक और ये इनके मुताबिक प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम यानी जो कुरान और पैगंबर उनकी ज़िंदगी और उनसे मुताल्लिक़ जो सब चीज़ें हैं वो टाइमलेस और परफेक्ट कंसीडर की गई हैं अपने दौर के लिहाज से। उस परफेक्टनेस की वजह से क्या हुआ कि वो क्रिटिसिज्म से बाहर चले गए। अब उनको आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। अब कई एक पॉइंट उन्होंने लिखे। उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जनरेशन थी उनको दुनिया की तमाम जनरेशन से अफजल समझा गया और उनको स्टैंडर्ड बना लिया गया। तो वो एक चीज़ ऐसी आ गई है जिसकी वजह से उसको मज़ीद इस्लाम के अंदर रिग्रेसिव रिफॉर्मेशन डेवलप हो गई। वो कहते हैं प्रोग्रेसिव नहीं हुई, रिग्रेसिव हो गई क्योंकि वो आइडियल बन गए। दूसरा ये हुआ, कहते हैं कि अगर ओपनली ये कहती हैं कि अगर इस्लाम के मामले में ये कहती हैं कि अगर बहुत से मामला ऐसे हैं जिनको अगर ओपनली क्रिटिसाइज़ किया गया तो बहुत मुमकिन है कि मुसलमान इस्लाम ही छोड़ दें। मसलन उन्होंने जिक्र किया यूसुफ़ अल क़रदानी का, जो कि एक इस्लामिक मुस्लिम ब्रदरहुड से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर थे। वो कहते हैं कि अगर इस्लामिक लॉस को हटा दें यानी पनिशमेंट को हटा दें तो फिर तो इस्लामी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये उनका कहना है। इसी तरह ये और आगे जाती हैं, वो कहती हैं कि जब हम क्रिश्चियनिटी में जाते हैं तो क्रिश्चियनिटी रिफॉर्मेशन जब ही हुई जब मुमकिन हुई क्रिश्चियनिटी का जो एक वायलेंट कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था मुस्तकिल किस्वेट की वजह से और मुस्तकिल एक एक्सट्रीमिज़म की वजह से, जब उसके अंदर रिफॉर्मेशन आई। और रिफॉर्मेशन मुमकिन उसी वक्त हुई जब एक सेकुलर स्टेट डेवलप हुई, यानी स्टेट और रिलीजन को सेपरेट किया गया और उसके बाद ही क्रिटिसिज्म डेवलप हुई, वरना क्रिटिसिज्म मुमकिन नहीं थी क्रिश्चियनिटी में भी। तो इसलिए इस्लाम के लिए भी उसका जो वायलेंस या अगर जो एक शक्ल बन रही है उसके लिए ज़रूरी है कि एक सेकुलर स्टेट डेवलप हो जिसके अंदर स्टेट जो है वो मॉस्क की पावर के साथ न आए, मॉस्क को पावर नहीं बनने दिया जाए। अगला पॉइंट ये कहती हैं कि इस्लाम डिफर्स फ्रॉम अदर रिलीजन इन द अनक्वेश्चन रिलीजियस बिलीफ एंड स्ट्रिक्ट सोशल ऑर्डर। वो कह रही हैं कि अगर हम कुरान को और प्रॉफिट के हवाले से देखें तो इस्लाम बड़ा यूनिक रिलीजन है क्योंकि इसमें दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इल्हामी हैं। वो कहती हैं कि और मज़ाहिब में ऐसा हाल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहूदी मज़हब में देखें तो वहाँ पर आप तौरा जो है उसके बारे में क्लियर नहीं कि तौरा ठीक है कि तौरा की बहुत रिस्पेक्ट है और तौरा को मंसूब किया गया है मूसा अलैहिस्सलाम से, मगर
तौरा के जो असल राइटर हैं उसका पता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मोसेस को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं करार दे दिया कि परफेक्ट है और उनमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को एक इम्परफेक्ट ह्यूमन प्रॉफिट ही कहा है ज्यूश ने। बिल्कुल ऐसी वो क्रिश्चियनिटी में भी आती हैं, तो कहती हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी बाइबल के बारे में बाइबल मुक़द्दस ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है कि उसका हर लफ्ज़ जो है, वो कहते हैं बाइबल जो है वो उसके बारे में क्लियर भी नहीं है कि किसने लिखी है। और आप उसको देख लें कहीं पर भी तो बाइबल मोसेस से भी है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी है, डेविड से भी है, और डैनियल से भी है, होसिया से भी है, सबसे मंसूब है, सब ने लिखी है। इसाक ने लिखी है, मैथ्यू ने लिखी है, ल्यूक ने लिखी है, तो पॉल ने लिखी है, कई एक नाम आपको मिल जाएंगे, कुछ 40 से ज़्यादा नाम मिल जाएंगे जिन्होंने बाइबल लिखी है। तो इसलिए वो किताब की इल्हामी हैसियत वैसी नहीं बन पाती है। अलबत्ता ईसा अलैहिस्सलाम को ज़रूर उन्होंने खुदा से मंसूब कर दिया, उनको इल्हामी दिया। तो कहते हैं कोई एक मिलेगा या दोनों मिलेंगे, लेकिन कुरान के सिलसिले में क्या हुआ कि दोनों के दोनों, यानी कुरान भी और नबी सल्लम भी, दोनों बेइंतहा मतलब दोनों इल्हामी है, दोनों टाइमलेस हैं, दोनों परफेक्ट हैं, और अगर इन पर तनकीद की जाएगी तो ब्लास्फेमी समझी जाएगी। तो इस तरह से वो कहती हैं आगे जाके कि हमें मोहम्मद सल्लम को बहरहाल एक इंसान के तौर पर रहना चाहिए। हमें जो कुरान के अंदर उनकी जो इंटरप्रिटेशन हुई है उसको रिकन्सिडर करना चाहिए, क्योंकि वो अपने दौर में अपने दौर के अपने अहद के तर्जुमान थे और उन्होंने खुद रिफॉर्मेशन की थी। तो उनकी ज़िंदगी के कई एक वाक़यात भी ऐसे हैं कि वो एक हिस्टोरिकल ह्यूमन फिगर थे। तो वो कहती हैं कि वो ख़ुद एक रिफॉर्मर थे, लिहाजा ना सिर्फ रिफॉर्मर थे बल्कि वो एक कॉन्क्वेयर भी थे, उन्होंने जंगें भी लड़ी, उन्होंने लॉज भी बनाए, वो लॉ मेकर भी थे। और इस तरह से वो कहती हैं कि जो सोशल ऑर्डर जो है जिस तरह से उनके उसके ऊपर डेवलप हुआ है, बहुत ही स्ट्रिक्ट डेवलप हो गया है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने जब मदीना का क्रिएट किया था और उसमें कह दिया था कि स्टील की सज़ा यानी चोरी की सज़ा होगी, तो उसको बिल्कुल एज़ इट इज़ उन्होंने उसमें डाल दिया। और 7 सन हिजरी के बाद से जो शरिया डेवलप हुआ उसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं रखी गई, हत्ता कि अगर उस पर कोई तनकीद की जाए तो उसको शेम समझा गया और उसको एक्सकम्युनिकेट करने का चांसेस हैं और उसको ब्लास्फेमी समझा जाता है, ब्लास्फेमी के लॉज मिले आए थे। तो वो कहते हैं कि कुरान की जो कमेंडमेंट्स हैं वो जो कमेंडमेंट्स आई हैं वो असल में तो लॉज हैं, और जो बहुत ही फिडलिस्टिक लॉज हैं, जो डिक्टेट करते हैं कि ज़िंदगी को इस तरह गुजारे। तो रिलीजन ऑफ सबमिशन जो है ना वो इस तरह का है ये। तो इस पर इस तरह से इन्होंने तनकीद की। अगला पॉइंट है इस्लामिक शरिया लॉ इज़ आउटडेटेड बट स्टिल अप्लाइड एंड सम एक्सपेक्ट इट टू बी इनफोर्स बाय ऑल मुस्लिम्स। ये जुमला है, ये कहते हैं कि शरिया लॉ जो है ना ये ना सिर्फ प्राइवेट बल्कि पब्लिक लाइफ के अंदर भी असर करता है, और इसके अंदर बहुत सारी पनिशमेंट हैं जो क्लियर कट लिखी गई हैं। फॉर एग्जांपल मियाँ जो है वो बीवी की पिटाई कर सकता है, या और भी है, मसलन ये कि एग्जीक्यूशन है जिसको हम फांसी वगैरह, या बी हेडिंग है, या स्टोनिंग है, या हैंड एंड फीट का काट देना है, या कोड़े मारना, लैशिंग है। ये सब चीज़ें जो हैं क्या लेंगे उन स्टेट्स में दी जाती हैं जहाँ पर इस्लाम जो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। फॉर एग्जाम्पल सूडान है, या फिर ये अपना ईरान है, या पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया। तो ये कहती हैं कि ये भी देखा गया है कि जैसे सूडान में या और मुस्लिम ममालिक में जहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिक मुसलमान हो जाता है। तो वो ऑटोमेटिक मुसलमान हो जाने का जो फिनोमेना है कहते हैं, और उसके अंदर भी एक आपको डिफरेंस नज़र आता है। फॉर एग्जांपल सूडान में जब लड़की पैदा होती है तो वो भी ऑटोमेटिक मुसलमान हो जाती है, लेकिन उसकी शादी जो होगी वो एक मुसलमान से ही होगी ऑटोमेटिकली। बल्कि लड़का जो होगा वो शादी मतलब ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम अहले किताब होना चाहिए, तो वो दूसरे मज़हब में भी कर सकता है, तो उसके लिए वो पाबंदी नहीं है। तो इस किस्म की बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं इस्लामिक शरिया के फॉलो करने वाले जब मॉडर्न दुनिया में आते हैं या वेस्टर्न दुनिया में आते हैं। जैसे एरिज़ोना के एक साहब थे 2009 में, कुछ 34 साल के साहब थे, उनकी एक बेटी थी नूर अल मलाकई जो बड़ी वेस्टर्नाइज हो गई थी, या लड़कों के साथ घूम रही थी, या फिर थोड़ा बहुत वो म्यूज़िक सुनती थी, या जो भी उसका एक 20 साल की लड़की थी उसको उन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे लेके मार दिया था। अब तो जेल में है ये साहब, मगर वो कह रहे हैं कि ये सब सिलसिले क्यों होते हैं, ये इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ वहाँ से होती है और वो यहाँ आकर इस तरह के हमें इफेक्ट्स नज़र आता है। अगला पॉइंट ये है कि जहाद हैज़ इनग्रेन्ड वायलेंस इन इस्लाम एंड मस्ट बी फॉरबिटन बाय इस्लामिक अथॉरिटी। अब आगे कहती हैं कि ये जो इस्लामिक अथॉरिटी ने जहाद जो का सिलसिला रखा है इसको फॉरबिटन करना यानी इसको ममनू करार करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से इसका स्क्रिप्चर जो है वो मिसयूज़ होता है और वायलेंस को जस्टिफाई करता है। 839 कोई आया था उसका हवाला दिया और कहा कि अनबिलीवर से फ़ाइट करने की ताकीद है कि जो लोग मज़हब को कबूल नहीं करते हैं, जो बखौल कैसे मुल्हिद हैं उनको जो फेथ और जो जस्टिस है उसको प्रिवेल करने के लिए या उसको
उसके खातिर जो उनको मार देना चाहिए। तो इस तरह की बात वही दोबारा उन्होंने की यहाँ पर। वो कहती हैं कि इस किस्म की चीज़ें तमाम सोशल मीडिया पर ओपनली तबलीग की जाती हैं और उसके नतीजे में जो है हम जो चीज़ें देखते हैं वो हमें, फिर उन्होंने मिसाल दी आफिया सिद्दीकी की। वो कहती हैं MIT की साइंटिस्ट थी, वही मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी की साइंटिस्ट थी, और वो फिर चेंज हुई और उसके बाद वो लेडी अलकायदा बन गई। और फिर उन्होंने जो केमिकल, जो एक न्यूयॉर्क में केमिकल अटैक करने का कोई साजिश की थी, उसके बाद पकड़ी गई और फिर सारी ज़िंदगी के लिए जेल में चले गई। तो वो कहते हैं कि इस्लामिक अथॉरिटीज़ को, इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं उन्हें, या इमाम वगैरह को एक बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। उन्हें कैथोलिक चर्च की तरह, जिस तरह से उन्होंने क्रूसेड के दौरान क्रिश्चियनिटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की और उसका पूरा का पूरा वो डायमेंशन चेंज किया, बिल्कुल वैसे इन्हें भी इस्लाम को वायलेंट मज़हब बनने से बचाना होगा। इस सिलसिले में मुस्लिम स्कॉलर ही अपना रोल प्ले कर सकता है। अगली बात कहती हैं, आखिरी बात है ये ख़त्म करने से पहले, कि फॉर्चुनेटली देयर आर अर्ली साइन ऑफ एन इस्लामिक रिफॉर्मेशन। यहाँ पर वो कहती हैं इन तमाम तर ऑब्स्ट्रक्शंस के बावजूद एक बड़ी तादाद में लोग इस वक्त ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं जो चेंज हो रहे हैं और रिफॉर्मेशन चाहते हैं। वो कहती हैं कि आखिरकार सारे इंसान एक जैसे होते हैं, वो सब चाहते हैं कि उनकी बच्चों की ज़िंदगी में पीस रहे और वहाँ पे कोई वायलेंस ना आए और किसी किस्म का रेडिकल फंडामेंटलिज्म डेवलप ना हो और उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। और उसी के नतीजे में हम चेंजेस को होते हुए देख रहे हैं। वो कह रही हैं कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर और सारी दुनिया में हम देख रहे हैं कि एक पूरा का पूरा चेंज नज़र आ रहा है। एक लाइक माइंडेड किस्म के मुस्लिम जो हैं वो जमा होते जा रहे हैं और एक उनकी बड़ी वाइडर ऑडियंस डेवलप हो रही है और लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अगर ओपनली नहीं भी कर रहे हैं तो आपस में कर रहे हैं और उसके बाद खुलकर बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए जो हमारी आज के दौर से मुताबिकत नहीं कर पा रहा है। वो आगे कहते हैं कि ये जो इसकी हमें कई शक्ल नज़र भी आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ुद इस्लामिक गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने लोगों को नहीं रोक पाती हैं और लोग जो है वहाँ से निकल कर मॉडर्न दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आकर आबाद हो जाते हैं। वो चाहते भी हैं तो नहीं रोक पाती हैं और वो जब वहाँ आ जाते हैं तो आखिरकार कुछ अरसे के बाद वो वहाँ की आज़ादियों को इंजॉय करते हैं और एक नई ज़िंदगी को देख रहे होते हैं और एक नया उनके अंदर तर्ज फ़िक्र डेवलप होता है और कई जगह उनके कॉमन सेंस खुद उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो अपने तौर पर ज़िंदगी को मुतदल करने में लग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रिवायतों के पाबंद होते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरी डायरेक्शन में जाए, मगर फिर जल्दी फील कर लेते हैं कि उनके बाद वाली जनरेशन जो है वो इस बात को इतनी आसानी से ले नहीं रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और एक बहुत ही अलग दुनिया के नए मॉडर्न दौर के लोग हैं और वो इन बातों को क्रिटिकली देख रहे हैं कि ये मेरा ख्याल है कि कुछ ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर रही है ज़िंदगी की तमाम पहलुओं को। तो ये चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली शायद कुछ सालों तक रहती हैं, उसके बाद वो अपनी ही नेचुरल फ्रेम में चली जाती हैं। तो वो कह रही हैं कि इसका बस नुकसान वही है कि कभी कभी डायरेक्शन दूसरी हो जाती है और जब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है तो ऐसे वाक़यात आ जाते हैं। बहरहाल उसके वाक़या इस सारे पूरे जो एक ग्लोबल वर्ल्ड है इसकी वजह से एक चेंज ये भी आया है कि इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो खुद इस्लामिक स्टेट्स पे उन कंट्रीज़ में पड़े। मसलन अफ़गानिस्तान में वो कह रही हैं कि औरतें वोट देना चाहती हैं मिलियन एंड मिलियन तादाद में और इसी तरह पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मूवमेंट नज़र आती है कि लोग जो है वो आज़ादी चाहते हैं और ज़िंदगी को एक बैलेंस अंदाज में गुजारना चाहते हैं। और इसी तरह के वाक़यात की वजह से हमें ये कह रही हैं अरब स्प्रिंग भी नज़र आता है और इसी वाक़यात की वजह से हमें मिडल ईस्ट में और यूनाइटेड अरब अमारात में और अब सऊदी अरब में हमें चेंजेस नज़र आ रही हैं। तो ये सब बातें हैं इस किताब के अंदर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हेरेटिक आपको पसंद आई होगी और मैंने अपने तौर पर जो भी अहम नुक्ते नज़र आए वो आपको बता दिए। ये आयान हर्शी अली का नुक्ता नज़र है और मैंने आपके खातिर इंटरप्रेट कर दी किताब। एक बार फिर यही कहूँगा कि इस किस्म की किताबें हो या कोई भी किताब हो, किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए, अपना नुक्ता नज़र रखना चाहिए, मगर पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ और बहुत इल्मी गुफ्तगू करनी चाहिए और हमेशा बड़े लोगों को, चाहे वो मज़हबी हों या गैर मज़हबी, उनको इज़्ज़त और तकरीम से उनके बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए। इजाज़त दें, फिर आता हूँ मैं एक नई किताब के साथ।